नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी चल रही है उत्तराखंड पुलिस रिटन एग्ज़ाम के लिए विशेष सीरीज़ और इसमें हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड और हिंदी से संबंधित 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है। तो लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तो उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। और ये मनाया जाता है इंद्रमणि बडोनी जी के जन्म दिवस पर। और इंद्रमणि बडोनी जी को उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। तो इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है और इनके जन्म दिवस पर यानी 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक नाली बराबर होता है। तो एक नाली बराबर होता है 200 वर्ग किलोमीटर। 200 वर्ग किलोमीटर होता है एक नाली बराबर। अगला प्रश्न है कि एक तामी बराबर होता है। तो एक तामी बराबर होता है 250 ग्राम। कितना होता है? एक तामी बराबर 250 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्र में झंगोरा की खीर को कहा जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्र में चावल की जगह पहले झंगोरे का उपयोग किया जाता था। तो जो इससे बनी हुई खीर होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे सावा के नाम से जाना जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्र में झंगोरा से बनी खीर को कहा जाता है सावा। अगला प्रश्न है कि कीड़ा जड़ी एक प्रकार की उच्च हिमालय क्षेत्र में उगने वाली है। तो यह क्या है? एक जड़ी बूटी है। तो कीड़ा जड़ी क्या है? उच्च हिमालयी क्षेत्र में उगने वाली एक जड़ी बूटी है और इसका जो बाज़ार में जो इसका मूल्य है वह काफ़ी अधिक है। तो इसलिए काफ़ी लोग क्या करते हैं? इस जड़ी बूटी को निकालते हैं। अगला प्रश्न है कि चीड़ वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। तो चीड़ वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाइनस रॉक्सबर्गाई क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है कि झंगोरा का वैज्ञानिक नाम। तो झंगोरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? इक्निक्लोवा फ्रूमेटेंसी। तो फ्रूमेटेंसी क्या है? इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है कि काफल का वैज्ञानिक नाम है। तो काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? काफल का वैज्ञानिक नाम है मायरिका एस्कुलेटा। तो काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? मायरिका एस्कुलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हेमवती नंदन बहुगुणा पर डाक टिकट जारी की गई। तो हेमवती नंदन बहुगुणा पर डाक टिकट कब जारी हुई? तो ये डाक टिकट जारी हुई 2018 में और 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई। तो हेमवती नंदन बहुगुणा पर डाक टिकट जारी हुई 2018 में और ये 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई थी। अगला प्रश्न है कि मोनाल पक्षी पर डाक टिकट कब जारी हुई? तो मोनाल पक्षी पर डाक टिकट जारी हुई 1975 में और ये 2 रुपये की डाक टिकट इस पर जारी की गई थी। अगला प्रश्न है कि राज्य में सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले। तो राज्य में सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले हैं चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। तो सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले कौन कौन से हैं? चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग हैं। इसमें 2-2 सीटें हैं। तो इन तीनों में क्या है? 2-2 विधानसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे कम ब्लॉक वाले जिले यानी सबसे कम विकास खंड वाले जिले हैं बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। तो बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में कितने ब्लॉक हैं? 3-3 ब्लॉक हैं बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न हमारा कि मालिनी सभ्यता के खंडहर नामक पुस्तक किसकी है? तो मालिनी सभ्यता के खंडहर पुस्तक के लेखक हैं ललिता प्रसाद नैथानी जी। तो मालिनी सभ्यता के खंडहर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ललिता प्रसाद नैथानी जी हैं। अगला प्रश्न है कि हार नामक उपन्यास है। तो हार नामक उपन्यास किसका है? ये सुमित्रा नंदन पंत जी का है। तो हार नामक उपन्यास किसका है? सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है कि पर्दे की रानी व जहाज के पंछी के लेखक कौन है? तो पर्दे की रानी और जहाज के पंछी के लेखक कौन हैं? तो ये हैं इलाचंद जोशी। तो इलाचंद जोशी क्या हैं? पर्दे की रानी और जहाज के पंछी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर का प्राचीन व पौराणिक नाम है। तो श्रीनगर का प्राचीन व पौराणिक नाम है श्री क्षेत्र और सुबाहुपुर। तो इसे सुबाहुपुर और श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि बागेश्वर का प्राचीन और पौराणिक नाम है।
तो बागेश्वर का प्राचीन व पौराणिक नाम है अग्नि तीर्थ। बागेश्वर का प्राचीन व पौराणिक नाम क्या है? अग्नि तीर्थ है। बागेश्वर को अग्नि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बड़कोट का प्राचीन नाम, तो बड़कोट का प्राचीन नाम क्या है? राजगढ़ी। तो बड़कोट को राजगढ़ी के नाम से जाना जाता है और यह उत्तरकाशी जिले में है। अगला प्रश्न है कि चमोली जनपद का क्षेत्रफल है। तो चमोली जनपद का क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला भी है। तो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला 8030 वर्ग किलोमीटर चमोली है और चंपावत जनपद का क्षेत्रफल है। तो चंपावत जनपद का क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर और यह उत्तराखंड का क्या है? सबसे छोटा जिला है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है? अन्य जिलों की तुलना में न्यूनतम है और सर्वाधिक है चमोली का और सबसे कम है चंपावत का। अगला प्रश्न है कि उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया। तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया? तो ये किया सोबन सिंह जीना द्वारा। तो सोबन सिंह जीना द्वारा उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि मानव उत्थान सेवा समिति। तो मानव उत्थान सेवा समिति का गठन किया गया। तो मानव उत्थान सेवा समिति का गठन किया गया सतपाल महाराज। तो सतपाल महाराज के द्वारा मानव उत्थान सेवा समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि पंचपाणी कहा जाता है। तो पंचपाणी कहा जाता है ऊखीमठ रुद्रप्रयाग को। तो ऊखीमठ को पंचपाणी कहा जाता है, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है स्यारूपाणी कहा जाता है। तो स्यारूपाणी कहा जाता है झुंडा उत्तरकाशी को। तो झुंडा नामक स्थान को स्यारूपाणी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में सुशक्ति परियोजना की शुरुआत हुई। तो राज्य में सुशक्ति परियोजना की शुरुआत होती है जनवरी 2002 में। तो राज्य में जनवरी 2002 में सुशक्ति परियोजना प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है कि सरोकार नामक संस्था स्थित है। तो सरोकार नामक संस्था कहाँ स्थित है? ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में है सरोकार नामक संस्था। अगला प्रश्न है कि पहाड़ हरा पहाड़ भरा नामक संस्था स्थित है। पहाड़ हरा और पहाड़ भरा नामक संस्था कहाँ स्थित है? तो ये संस्था काम करती है देहरादून में। तो देहरादून में है पहाड़ हरा पहाड़ भरा नामक संस्था। अगला प्रश्न है कि हिमालटू ग्राम उद्योग संस्थान स्थित है। तो हिमालटू ग्राम उद्योग संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। कहाँ स्थित है हिमालटू नामक ग्राम उद्योग संस्थान? तो ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है कि महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना की। तो महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना की श्रीमती महादेवी भटनागर ने। श्रीमती महादेवी भटनागर द्वारा 15 सितंबर 1902 ईस्वी को देहरादून में की गई। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। तो महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना की गई श्रीमती महादेवी भटनागर ने 15 सितंबर 1902 को और ये कहाँ हुई? देहरादून में। अगला प्रश्न है कि दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की स्थापना की गई। तो दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की स्थापना हुई 2006 में परेड ग्राउंड के पास। तो परेड ग्राउंड देहरादून में स्थित है। 2006 में परेड ग्राउंड के पास की गई है दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की स्थापना। अगला प्रश्न है कि पूर्वी कुमाऊनी की बोली के प्रकार हैं। तो पूर्वी जो कुमाऊनी बोली है उसके प्रकार हैं सौर्याली, सिराली, अस्कोटी और सौर्याली। तो सिराली, अस्कोटी और सौर्याली क्या हैं? कुमाऊनी, पूर्वी कुमाऊनी के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तरी कुमाऊनी की बोली के प्रकार हैं। तो उत्तरी कुमाऊनी में मुख्यतः जौहरी और भोटिया बोली बोली जाती है। तो जौहरी और भोटिया बोली बोली जाती है उत्तरी कुमाऊनी में। अगला प्रश्न है राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म है। तो राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म है समलौन। कौन सी है? समलौन है राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म। अगला प्रश्न है राज्य की दूसरी कुमाऊनी फिल्म है। तो राज्य की दूसरी कुमाऊनी फिल्म है चेली। कौन सी है? चेली। अगला प्रश्न है कि जौनसार क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री थी। तो जौनसार क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री थी चलदा यात्रा। तो जौनसार क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? चलदा यात्रा। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में 22 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। तो कुमाऊं में 22 दिनों तक चलने वाला त्यौहार कौन सा है? बैंसी। तो कुमाऊं में 22 दिनों तक मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है? ये बैंसी नामक त्यौहार है।
अगला प्रश्न है कि चमोली के आदि बद्री धाम में अब नौठा कौतिक को किस नाम से जाना जाता है? तो चमोली के आदि बद्री धाम में नौठा कौतिक को अब हिमालय उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो चमोली के जो आदि बद्री धाम है चमोली में, तो यहाँ पर नौठा कौतिक उत्सव मनाया जाता है, जिसका नाम अब हिमालय उत्सव रखा गया है। तो आदि बद्री धाम में हिमालय उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल स्थित है। तो बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल स्थित है क्लेमेंट टाउन देहरादून में। तो क्लेमेंट टाउन देहरादून में है बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थित है हल्द्वानी में और इसकी स्थापना 2016 में की गई। अगला प्रश्न है कि मनीष पैठानी का संबंध किस खेल से है? तो मनीष पैठानी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है फुटबॉल से। तो मनीष पैठानी का संबंध है फुटबॉल से। अगला प्रश्न है कि फैयाज अहमद अंसारी। तो फैयाज अहमद अंसारी का संबंध किस खेल से है? तो फैयाज अहमद अंसारी का संबंध है भारोत्तोलन से। किससे है? भारोत्तोलन से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है कि श्वेता वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो श्वेता वर्मा का संबंध है क्रिकेट से। तो श्वेता वर्मा का संबंध है क्रिकेट खेल से। अगला प्रश्न है कि दीवान सिंह भाकुनी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दीवान सिंह भाकुनी का संबंध है औषधि विज्ञान से। और ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कि दीवान सिंह भाकुनी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है औषधि विज्ञान। अगला प्रश्न है कि सुधीर रंजन कास्तगीर का संबंध है। तो सुधीर रंजन कास्तगीर का संबंध है चित्रकारी से। किससे है? चित्रकारी से है सुधीर रंजन कास्तगीर का संबंध। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा। तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा 155 के तहत। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राज्यपाल का वेतनमान है। तो वर्तमान में राज्यपाल का वेतनमान कितना है? 3.5 लाख रुपए। तो 3.5 लाख रुपए क्या है? राज्यपाल का वेतन है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 213 के तहत। तो राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। तो पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 243 फर्स्ट के तहत। तो अनुच्छेद 243 फर्स्ट के तहत पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि पंचायतों का कार्य एवं शक्तियों से संबंधित है। तो पंचायतों का कार्य एवं शक्तियों से संबंधित है अनुच्छेद 243 जी। 243 जी का संबंध है पंचायतों का कार्य एवं शक्तियों से। और उत्तराखंड का आज का अंतिम प्रश्न है कि राज्य में पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो राज्य में पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं इंदु कुमार पांडे। कौन है? इंदु कुमार पांडे हैं राज्य में 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। इसके बाद हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो ये भारत सरकार के लिए हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों को राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं? तो ये हैं अनुच्छेद 343 से 351 तक। तो 343 से 351 तक क्या है? राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ था। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ उत्तर भारत में। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है तमिलनाडु चेन्नई में। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्थित है चेन्नई में। अगला प्रश्न है कि महोदय का संधि विच्छेद है। तो महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उदय। और
मैंने आपको बताया था जिसमें एक मात्रा हो तो इसमें क्या होती है, तो इसमें गुण संधि हो जाती है। तो महो इसमें क्या है, एक मात्रा है, तो ये इसमें क्या होगी, गुण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मगही किस भाषा की उपबोली है। तो मगही किस भाषा की उपबोली है, तो ये है राजस्थानी। तो राजस्थानी भाषा की उपबोली है मगही। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम देश भाषा है। तो भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, तो पाली क्या है, भारत की प्रथम देश भाषा है। अगला प्रश्न है कि प्रोहित में उपसर्ग है। तो प्रोहित में उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले जुड़ता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो सावधानी शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, तो इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है सावधानी। तो इसमें क्या है, ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की लिपि। अगला प्रश्न है कि मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो मराठी भाषा लिखी जाती है देवनागरी में। तो मराठी भाषा भी किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसकी लिपि भी देवनागरी है। अगला प्रश्न है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो पंजाबी भाषा ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में कौन सा समास होगा, तो इसमें द्विगु समास होगा। तो द्विगु समास किसमें होता है, जिसमें जैसे ये है पंच, तो यानी जिसमें संख्याएं आए, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें द्विगु समास हो जाएगा, यानी जिसमें जो पहला शब्द होगा वह संख्यावाचक हो। अगला प्रश्न है सुनार का स्त्रीलिंग होगा। तो सुनार का स्त्रीलिंग होगा सुनारिन। तो सुनार का स्त्रीलिंग क्या होगा, सुनारिन। अगला प्रश्न है कि हंस का स्त्रीलिंग होगा। तो हंस का स्त्रीलिंग होगा हंसनी। हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा, हंसनी। अगला प्रश्न है कि के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो के लिए किस कारक का चिन्ह है, ये संप्रदान। तो संप्रदान कारक में के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण ये होता है संज्ञा के स्थान पर। तो संज्ञा के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है क्रिया का मूल रूप कहलाता है। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वह कहलाता है धातु। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। जैसे पढ़ना, तो इसमें क्या है, पढ़ क्या है, ये मूल धातु है। अगला प्रश्न है कि मैं खाना खा चुका हूँ या खा चुकी हूँ, तो इस वाक्य में भूतकालिक भेद है। तो मैं खाना खा चुकी हूँ, तो इस वाक्य में भूतकालिक भेद है पूर्ण भूतकाल। तो ये पूर्ण भूतकाल है, खा चुकी हूँ यानी कंप्लीट हो गया है। तो इस वाक्य में ये क्या होगा, भूतकालिक भेद होगा, तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है। तो कार्य का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, इसे क्रिया कहा जाता है। तो ये थे हमारे आज के 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहें आप चैनल के साथ। धन्यवाद।